हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतिहास के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे। मैंने उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो पिछले सालों में पूछे जा रहे हैं, यानी बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को आपको यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अतिलघु क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, अष्टध्यायी का लेखक कौन था? तो अष्टध्यायी का लेखक अगर आपसे पूछता है एक नंबर का, या बहुविकल्पी में पूछेगा या फिर अति लघु में पूछेगा, तो आप इसका आंसर देंगे पाणिनि। ठीक है, अष्टध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक सभ्यता की दो विशेषताएं लिखिए। जितना पूछा जाए उतना ही लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर जरूर मिलेगा। दो विशेषताएं पूछा गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों विशेषता बता दूंगा। यहाँ पे एक ही विशेषता लिखा गया, लेकिन आपको मैं दोनों बता दूंगा। तो यहाँ पे दो विशेषताएं में पहले लिखेंगे। पहला है, समाज अत्यंत संगठित और सुव्यवस्थित था। यानी वैदिक सभ्यता में अगर देखा जाए, इतिहास में देखा जाए, तो उसमें जो वैदिक सभ्यता थी, जो समाज के लोग थे उनमें संगठित थे। वो समाज के लोग कैसे थे? संगठित थे, यानी गुट में, समूह में रहते थे, और सुव्यवस्थित था। यानी जो नगर बसे होते थे, जो भी समाज बसा होता था, वो व्यवस्थित तरीके से बसा होता था। दूसरा पॉइंट इसमें लिखोगे, जो वैदिक सभ्यता थी, इसमें जो शिक्षा दी जाती थी वो जो है शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। ठीक है, गुरुकुल में होता था। वहाँ पे जैसे कि जो आचार्य होते थे, जो शिक्षा देते थे, वो एक कुटिया में बैठते थे। उसी कुटिया में लोग यानी जो शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी होते थे, वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कुटिया में जाते थे। उन्हीं कुटिया के आसपास जो है खुली वातावरण में जो है शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो ये वैदिक सभ्यता की दो विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, उत्तर वैदिक कालीन धर्म की दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर वैदिक कालीन धर्म की दो विशेषताएं बताना है। पहली विशेषता क्या लिखेंगे? उत्तर वैदिक कालीन धर्म एकेश्वरवादी थे। एकेश्वरवादी का मतलब होता है एक ईश्वर में विश्वास करने वाला, एक ईश्वर को मानने वाला एकेश्वरवादी कहलाता है। तो उत्तर वैदिक कालीन जो धर्म थे वो एकेश्वरवादी, यानी एक ईश्वर को मानने वाले थे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, उत्तर वैदिक कालीन धर्म पुरोहितों द्वारा नियंत्रित धर्म होता था। यानी जो उत्तर वैदिक कालीन धर्म होता था, ये पुरोहित के द्वारा, जो पुरोहित होते हैं, ठीक है, वो उनके द्वारा नियंत्रित जो धर्म था। मतलब भी कह सकते थे, जैसे एक राजा होता है और राजा पूरे साम्राज्य का संचालन करता है। उसी प्रकार से जो वैदिक कालीन धर्म थे उनमें जो पुरोहित होते थे, ठीक है, वही पुरोहित जो है पूरे धर्म का संचालन करते थे और वही पूरा जो है उसका नियंत्रण करते थे। तो इस प्रकार से दो विशेषताएं ले सकते हैं। जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं लघुत्तरीय की। तो लघुत्तरीय में देखिए, यहाँ पे लघुत्तरीय में पहला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक में सामाजिक संरचना का वर्णन कीजिए। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संरचना कैसी थी, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, वहाँ पे समाज के लोग कैसे थे, समाज की स्ट्रक्चर कैसी थी, बनावट कैसी थी, वहाँ पे लोग कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, पूरा चीज़ आपको यहाँ पे समझने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर लिखेंगे। आंसर में जो है सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक संरचना का वर्णन निम्नवत है। तो देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, समाज में व्यक्ति का दर्जा जन्म के आधार पर ही निश्चित किया जाता था। यानी जो समाज होता था, उस समाज में जो व्यक्ति पैदा होता था, जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता था, उसी का जाति उसके साथ लग जाती थी। ठीक है, यूँ कह सकते हैं कि जो जाति होती है, वो जाति जो होती है ये जन्म पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? जन्म पर आधारित होती है। तो इस प्रकार से जो है ये यहाँ पे पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि समाज में व्यक्ति का दर्जा जन्म के आधार पर निश्चित किया जाता था। जाति व्यवस्था कठोर होती थी। जो व्यवस्था होती थी, जाति व्यवस्था, वो कैसी होती थी? कठोर होती थी। व्यक्ति के व्यवसाय का निर्धारण उसके जन्म से ही किया जाता था। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था और जो व्यक्ति जिस जाति के लोग जो काम करते थे, उन्हीं का काम जो है उनके साथ जुड़ जाता था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति से, मान लो कोई लोहार के घर पैदा हुआ, तो जब लोहार के घर पैदा होगा तो वो व्यक्ति जो है, उसका बच्चा भी लोहारगिरी काम करेगा, है ना। तो उसका जो व्यवसाय होगा, उसी व्यवसाय से ही लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं ये किस जाति का है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लो कोई जो है कुम्हार जाति का है, तो कहेंगे हम कुम्हार जाति के हैं। तो कुम्हार जाति कहेंगे भाई बर्तन बनाते होंगे, जो कुल्हड़ बनाते हैं, इनका काम होता है बनाना। तो जो व्यवसाय होता है, व्यवसाय भी लोग जाति को निर्धारित कर देते हैं। यानी जो जिसका काम होता है, काम को जो है लोग व्यवसाय को जो है निर्धारित करते हैं, और उसी व्यवसाय से जाति भी निर्धारित हो जाती है। ठीक है, प्रत्येक जाति के लिए उसका निश्चित कार्य कर दिया जाता है।
ठीक है। जो प्रत्येक जाति होती है उसके लिए निश्चित कार्य होते हैं कि उच्च वर्ग को कौन सा काम करना होता है, निम्न वर्ग को कौन सा काम करना होता है, इनका काम अलग अलग बटा होता है। इसको डिटेल में समझने के लिए आप यहाँ पे कुछ सेंटेंस को समझेंगे। जैसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, जो जाति व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में बटी हुई थी, 4 वर्णों में बटी हुई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सभी का काम बटा होता था और इनके आधार पर जाति निर्धारित होती थी। इनके व्यवसाय, इनके काम के आधार पर जाति निर्धारित होती थी। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक संरचना किस प्रकार से वैदिक काल में बटी हुई थी, वही आप यहाँ पे समझ रहे हैं। ब्राह्मण का कार्य क्या होता था? ब्राह्मण का कार्य अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना तथा दान देना और दान लेना था। यानी जो ब्राह्मण होते थे इनका जो कार्य होता था वो इस प्रकार से आप यहाँ पे दे सकते हैं, इनका काम क्या होता था, इन्हें उच्च वर्ग में ही आते थे। दूसरा पॉइंट, क्षत्रिय। क्षत्रिय का जो कार्य होता था वो युद्ध करना होता था, लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना और दान दक्षिणा देना, ये क्षत्रिय का काम होता था। ठीक है, 2 काम हो गया यहाँ पे, इन्हें 2 वर्ग हमें मिल गया, 2 जाति व्यवस्था मिल गई, 2 वर्ग मिल गया हमें, एक तो ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय। तीसरा पॉइंट वैश्य देखेंगे। जो वैश्य होते थे वो कृषि करते थे, गौ पालन करते थे, गाय को पालते थे, व्यापार करते थे, जो दान होता था ये देते थे। ठीक है, दान दक्षिणा जो है ये देने काम करते थे। इसके बाद आता है शूद्र। शूद्र का काम होता था जो उच्च वर्ग हैं इनकी सेवा करना। ठीक है, जिससे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, इनका सेवा करना था, तीनों वर्गों का काम करना होता था। तो यहाँ पे जो शूद्र होते थे इनको सबसे निचला काम दिया गया था। सबसे जो है निचला काम मतलब होता है कि इनका काम सेवा करना होगा। किसका सेवा करना? जो उच्च वर्ग में आते हैं इन सभी का सेवा करना होता है। ठीक है, और इनके जो काम होते हैं, तीनों वर्गों का जो काम होता है ये कौन करेगा? शूद्र ही करेगा। तो इस प्रकार से जाति व्यवस्था बटी हुई थी। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं आंसर को। इसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की। तो यहाँ पे देखिए, वैदिक काल के सामाजिक आर्थिक जीवन का संक्षिप्त वर्णन करना है। यानी वैदिक काल में सामाजिक लोग कैसे रहते थे, वहाँ की आर्थिक जीवन कैसी थी, इसके बारे में वर्णन करना है। तो आपको इसके लिए 10 नंबर मिलेंगे। 10 नंबर का मतलब ये है 10 नंबर तभी मिलेंगे जब आप सही तरीके से आंसर लिखेंगे। जैसे कि आप डायग्राम के माध्यम से लिखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, कोटेशन डाल के लिखेंगे। तीसरी बात ये है कि आप जब हेडिंग लिखेंगे तो आप हेडिंग अच्छे से बना के उसको आंसर को प्रेजेंट करेंगे, तब जाके पूरा नंबर आपको मिलेगा। आप यहाँ पे दे सकते हैं इसका आंसर यहाँ पे विथ डायग्राम के माध्यम से, विथ जो है कोटेशन के माध्यम से मैंने अच्छे से लिखा है और आपको अच्छे समझाने की पूरी कोशिश भी करूँगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वैदिक काल में यहाँ पे कुछ पॉइंट समझेंगे। जैसे देख लीजिए, इस काल में जिस सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था के विकास हुआ वह बाद के काल में जो है ज़्यादा प्रकृषित हुआ और उसका निरंतर विकास हुआ। मतलब ये है कि जो इस वैदिक काल है इसमें सामाजिक और आर्थिक जीवन, जो धार्मिक व्यवस्था थी उसका विकास हुआ, फिर उसके बाद जो है निरंतरता चली आ रही है, बनी हुई है। आगे देखिए इनकी विशेषता हम क्या ले सकते हैं जो सामाजिक जीवन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक जीवन कैसा था इसके बारे में लिखेंगे। एक हेडिंग डालेंगे सामाजिक जीवन और उसके बारे में अच्छे से लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? समाज का मूल आधार परिवार होता था जिसे पितृसत्तात्मक हुआ करता था। पितृसत्तात्मक मतलब पितृ मतलब पिता होता है, सत्तात्मक मतलब सत्ता पे, यानी पिता सत्ता पे होता था। सत्ता का मतलब ये होता है पिता ही घर का मुखिया होता था और पिता ही पूरे घर का संचालन करता था। तो जो समाज का मूल अधिकार कौन होता था? परिवार होता था। और उस परिवार में मुखिया कौन होता था? पिता होता था। और उसी पिता मुखिया होने के कारण इसे पितृसत्तात्मक कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। वीर पुत्रों के जन्म की कामना की जाती थी। इसमें सामाजिक जीवन में क्या ले सकते हैं कि इसमें जो है जो परिवार होता था, इस समाज या परिवार के लोग वीर पुत्रों के जन्म लेने की कामना करते थे, दुआ करते थे कि हमारे घर में पुत्र पैदा हो तो वीर पुत्र पैदा हो, कमज़ोर या फिर कायर पुत्र पैदा ना हो। इसीलिए जो है यहाँ पे ऐसी कामना की जाती थी। अब यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम का प्रयोग किया है। आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, ज़रा मैं पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे लिखिए परिवार। परिवार में देखिए वैदिक काल में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थे और परिवार पितृसत्तात्मक होता था। तो यहाँ पे परिवार में पहला पॉइंट ये लिखेंगे, जो वैदिक काल था इस काल में परिवार कैसा होता था? संयुक्त परिवार होता था। मतलब ये है एक परिवार होता था, ठीक है, और वो परिवार कैसा होता था? संयुक्त परिवार होता था। वैदिक काल की बात हो रही है। वैदिक काल में परिवार होता था और उस परिवार में कैसा? संयुक्त परिवार होता था। इस डायग्राम को ऐसे समझ सकते हैं कि वैदिक काल में
परिवार होता था वो परिवार कैसा होता, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में जैसे कि मान लो कि आप हैं, आपके पिताजी हैं, फिर इसके बाद आपके दादाजी हैं, ठीक है, आपके दादी जी हैं। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं कि जो है आपके दादा दादी, फिर आपके जो है पिता, मतलब आपके पिताजी, फिर आपके पिताजी के पिताजी ने आपके दादा दादी, और जो है आपके चाचा चाची, ये सब पूरा संयुक्त परिवार हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा परिवार जो है मिलकर रहता था और उसमें जो मुखिया होता था वो पिता होता था। अगर आपके दादाजी हैं तो दादाजी मुखिया होंगे। इस प्रकार से जो है वैदिक काल में परिवार चलता था। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे बात करते हैं कि स्त्रियों की दशा कैसी थी। वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी। समाज में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। यानी जो वैदिक काल था, उस वैदिक काल में जो स्त्रियों की संख्या थी या फिर स्त्रियों की दशा जो थी वो बहुत अच्छी मानी जाती थी। बहुत सी स्त्रियां विदुषी यानी ज्ञानी होती थी। कुछ विदुषी स्त्रियों में ऋग्वेद की रचनाएं भी की हैं। यानी वैदिक काल में देखा जाए स्त्रियां कैसी होती थी, ज्ञानी होती थी, जिसे विदुषी कहा जाता है। और यही ज्ञानी स्त्रियां यानी विदुषी जो स्त्रियां होती थी वो ऋग्वेद की रचनाओं में भी जो है अपना भूमिका निभाई हैं। तो इस प्रकार से स्त्रियों की दशा थी कहाँ पे, वैदिक काल में। आसानी से समझ सकते हैं, बहुत आसान शब्दों में लिख सकते हैं। आगे देखिए, वैदिक काल में जो समाज के लोग थे वो समाज के लोग में भोजन कैसे करते थे इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भोजन में क्या ग्रहण करते थे। ऋग्वैदिक काल में शाकाहारी भोजन के साथ साथ मांसाहारी भोजन भी प्रचलन थी। गेहूं, जौ, दाल प्रमुख खाद्यान्न हुआ करते थे। यानी वैदिक काल की अगर बात किया जाए तो जो ऋग्वैदिक काल थी उस काल में देखा जाए तो शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भी मिलते हैं। और शाकाहारी में जो ज़्यादातर भोजन प्रचलित था वो गेहूँ, जौ, दालें, ये सब ज़्यादा चलती थी उस टाइम पे। ठीक है, ये तो भोजन की बात हो गया। अब सवाल है कि समाज के लोग वस्त्र आभूषण कैसे पहनते थे, किस प्रकार से था उनका आभूषण, देखते हैं जरा। आर्यों के वस्त्र सूती और ऊनी होते थे। यानी सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो आर्य लोग पहनते थे। यानी जो वैदिक काल के जो लोग थे वो पहनते थे। आर्यों के 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। आर्य जो थे वहाँ पे वैदिक काल में वो 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। वो 3 प्रकार के वस्त्र कौन कौन से होते थे, यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। एक जो होता था वो नीबी होता था। नीबी का होता है कमर से नीचे पहने जाने वाला। तो यहाँ पे देखिए कमर से नीचे पहने जाने वाला, जो आप पैंट पहनते हैं, हम सब जो पैंट पहनते हैं, जींस पहनते हैं, वो सब क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया आपका नीबी हो गया। ठीक है, जो लड़कियां सलवार पहनती हैं तो इसमें जो क्या होगा, नीचे का पार्ट ये हो गया और कमर के नीचे वाला पार्ट जो है ये सब जो है आपका नीबी कहलाता था। ठीक है, आगे देखिए, वासस, इसमें वासस इसे बोलते हैं। वासस मतलब कमर के ऊपर पहने जाने वाला। तो जो ऊपर पहनते हैं यहाँ पे, जो सूट वगैरह पहनते हो, शर्ट जो पहनते हो, तो ये ऊपर का पार्ट हो गया। ठीक है, ऊपर के पार्ट में जो है आपका यहाँ पे हो गया कमर से ऊपर पहने जाने वाला। ठीक है, आगे देखिए, अधिवास। अधिवास का मतलब यहाँ पे बताया गया कि ऊपर से धारण करने वाला, जैसे ओढ़नी की तरह दुपट्टा वगैरह होता है, ये सब जो है यहाँ पे उसे जो है कहते हैं अधिवास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रकार के वस्त्र जो है यहाँ पे पहने जाते थे, नेबी, वासस और अधिवास। ये 3 प्रकार के हैं। वासस जो होता था ये कमर से नीचे पहना जाता था। नेबी जो होता था, ये वासस जो है कमर के ऊपर और नेबी कमर के नीचे पहना जाता था। और फिर इसके बाद कपड़ा पहनने के बाद जो ऊपर से दुपट्टा वगैरह कुछ की तरह इस तरह से ले लेते हैं, उसे अधिवास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें अगर बात करें मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे, तो देखिए नृत्य संगीत में आनंद लेते थे। यहाँ पे जो लोग थे नृत्य संगीत में आनंद रखते थे। जैसे कि बात करें खेल में तो रथ दौड़ में, घुड़दौड़ में, और जो है बहुत सारे मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। इस प्रकार से वहाँ पे मनोरंजन के साधन होते थे। आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रट्टा नहीं मारना, केवल समझने की कोशिश करना है। अगला पॉइंट है शिक्षा की प्रणाली। शिक्षा की प्रणाली में देखा जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ऋग्वैदिक काल के आचार्यों की कुटिया ही विद्यालय होता था। आचार्य विद्यार्थियों को वैदिक शास्त्रों की शिक्षा देते थे। यानी जो कुटिया होता था ऋग्वैदिक काल में, जो कुटिया होता था, उसी कुटिया में जो है एक तरह से उसी के आसपास जो है विद्यालय होता था। ठीक है, मतलब उसी के खुली वातावरण में विद्यालय होता था। लोग वहाँ पे आते थे, लोग मतलब कि जो शिक्षार्थी थे, जो शिक्षा ग्रहण करने आते थे, वो उसी कुटिया के आसपास आते थे। ठीक है, और आचार्य जो होते थे वो वैदिक से संबंधित शिक्षा प्रदान करते थे। आगे देखिए, आर्थिक जीवन कैसी थी। आर्थिक जीवन में क्या लिखेंगे, जैसे कि कृषि। कृषि में क्या लिखेंगे, इस समय की कृषि हल बैलों से की जाती थी। यानी वैदिक काल सभ्यता में कृषि जो होती थी वो हल के द्वारा, बैलों के द्वारा की जाती थी। आप लोग बहुत सारे कुछ लोग होंगे जो हल और मतलब बैल से खेत जुताई करते देखे होंगे। गेहूं और जो बोया जाता था आर्य उपज बढ़ाने के लिए खाद का भी प्रयोग करते थे। इन्हीं जो जैविक खाद हुआ करता था वही जैविक खाद जो है उपज बढ़ाने के लिए इस टाइम पे कृषि में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। आगे देख लीजिए, 2-3 पॉइंट और बचा हुआ है।
यहाँ पे पशुपालन कैसे होता था, तो पशुपालन में देख लीजिए, पशुपालन में ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख व्यवसाय हुआ करते थे। अधिकांश परिवार होते थे वो गाय, बैल, घोड़े, ऊंट, कुत्ते, हाथी आदि जो पालते थे। गाय सबसे जो है सम्मानीय पशु मानी जाती थी। ठीक है, आसानी से पशु ले सकते हैं। इसके बाद उद्योग में लिखें, क्या लिखेंगे, उद्योग में लिखेंगे यहाँ पे ऋग्वेद में बुनकर, कुम्हार, शिल्पकार, बढ़ई आदि के उल्लेख मिलते हैं। और आर्य 3 धातुओं का प्रयोग करते थे, सोना, तांबा और कांसा। ये 3 प्रकार के धातु जो है आर्य प्रयोग करते थे। ठीक है, व्यापार में देखिए क्या लिखेंगे, व्यापार में ऋग्वैदिक काल में जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। मुद्रा के रूप में जो है निष्क और शतमान का सिक्के जो है ये चलते थे। इस काल में नगर की चर्चा भी नहीं मिलती है। मतलब है कि यहाँ पे नगर नहीं होते थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पे नगर की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पे नगर की व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ पे निष्क और जो है शतमान सिक्के चलते थे। इसके बाद दोस्तों बात करें, यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, कर प्रणाली में देखा जाए तो जो है प्रजा जो होती थी वो स्वयं राजा को उसका अंश जो है स्वेच्छा से देते थे। यानी जो राजा होता था उस राजा को जो है प्रजा खुद अपने स्वेच्छा से जो है कर देते थे, और उस प्रकार से जो है पूरा सिस्टम अर्थव्यवस्था चलता था, जिसे बलि चढ़ावा कहा जाता था। जो कर देते थे वो चढ़ावा या बलि के नाम से जाना जाता था। युद्ध में प्राप्त भेंट और लूट को वस्तुएं जो है लोगों में बांट दी जाती थी। जो युद्ध में प्राप्त वस्तु होती थी, राजा के द्वारा जो युद्ध जीतते थे उसमें जो धन प्राप्त होते थे उसको जो है लोगों में बांट दिया जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे सेंटेंस पूरा दे सकते हैं, मैंने अच्छे से आपको बताया है। ये पूरा सेंटेंस पूरा अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।